जो कुछ भी हमें सीखना है वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, यानी कि इंग्लिश को हमें एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ के एज ए लैंग्वेज की तरह पढ़ना होगा। हाँ, इसमें थंबनेल के हिसाब से आपने देखा ही होगा कि दिया गया है नाउन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम नाउन को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि मुझे किसी दायरे पे लगती है कि उसको जानना ज़रूरी है। जैसे हमारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लेटर अपने आप में क्या है, उनको जोड़ने के बाद में हमारी जो एक वर्ड कैटेगरी प्रिपेयर होती है, वर्ड कैटेगरी, अलग अलग शब्द कैटेगरी के हिसाब से वर्ड 8 प्रकार के होते हैं, उसी का एक पार्ट है नाउन। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्स को मिलाने से हमारे सामने एक फॉर्मेशन बनती है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है, मैं ज़्यादा नहीं 10 मिनट लूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि यदि हम इस प्रकार की ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको एक बार सीख लेंगे तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जब मैं नाउन को स्टार्ट करूँगा तो इसको पढ़ने के बाद में आप खुद बोल देंगे कि जो हमने पहले इन चीज़ों पर टाइम दिया है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जल्दी इसको शुरू करते हैं। देखिए, लैंग्वेज इंग्लिश है, जो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि ये जो इंग्लिश है ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। यदि मैं सिर्फ लैंग्वेज की बात करूं तो ये कॉमन नाउन है, और यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो कुछ सेंस में ये एडजेक्टिव भी बनता है जो इंग्लैंड के लोगों को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है एज ए लैंग्वेज की तरह। तो इंग्लिश का अपने आप में एक लैंग्वेज है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज कहाँ से आई, हमारे मुंह से हम जो कुछ भी बोलते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम हमारे आइडियाज़ एंड थॉट्स को दूसरे लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो इसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होती है, एक साधन की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों तक हमारे जो मन की बात है उसको बता सकें। हमारे मन में जो कुछ भी आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, जो कुछ भी ख्याल ख्वाब जो कुछ भी होते हैं, उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। बिना लैंग्वेज के हमारे आइडियाज़ एंड थॉट्स को उन लोगों तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो साउंड निकल रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और इस सेंस में मीनिंगफुल का यदि मैं कहूँ तो मीनिंगफुल का मतलब जो भी व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, जो कोई भी व्यक्ति, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सुन के ग्रहण कर रहा है, वो मेरी बात को समझ सके, बस यही मीनिंगफुल है। इसीलिए लैंग्वेज यहाँ पे किसका कार्य करती है, विचारों, आइडियाज़ को, थॉट्स को लेन देन करने में, आदान प्रदान करने में, विचार विमर्श बोल सकते हो, कन्वर्सेशन बोल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, बट इन ऑर्डर टू हैव ए वेरी गुड कम्युनिकेशन, इन ऑर्डर टू हैव ए वेरी गुड डील ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स, लैंग्वेज इज नेसेसरी। और ये सारा पॉसिबल नहीं होता है बिना लैंग्वेज के। तो इंग्लिश है ही अपने आप में एक लैंग्वेज। और यदि मैं बात करूँ लैंग्वेज कहाँ से आई, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है साउंड की। और साउंड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो कुछ भी जैसा भी साउंड है वो अपने आप में मीनिंगफुल होना चाहिए। यदि ये साउंड मीनिंगफुल नहीं है तो जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, जिसको हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा साउंड मीनिंगफुल होना चाहिए। आपके द्वारा जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, हो सकता है कि वो अपने आप में एक लेटर हो, एक वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो एक सेंटेंस भी हो सकता है। आप एक शब्द से भी मुझे समझा सकते हो। आपके समझाने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपके समझाने का जो कोई भी तरीका होगा, बस वो एक लैंग्वेज का हिस्सा हुआ। यदि मैं टाइप्स की बात करूं तो आप एक ही चीज़ को मुझे अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। वो किस प्रकार से? आप या तो मुझे कोई इशारा करके कोई चीज़ बता सकते हैं, तो ये भी लैंग्वेज का एक टाइप ही होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का इशारा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपका समय समाप्त हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज का ये टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी कि सिंबॉलिक बोल सकते हैं इसको, भाषा का जो सांकेतिक प्रकार है। इसके अलावा यदि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें किसका सहारा ले सकते हैं, रिटन इंग्लिश का, जिसके अंदर आपको इसका जो लिखित प्रकार है, ठीक है ना, रिटन इंग्लिश जो लिखित है उसका आप हिस्सा बना सकते हैं। उसके जरिए आप जो कुछ भी मुझको कह सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं जो कुछ भी डायरेक्टली आपको ऐसे ही मुंह से बोल दूं, ये भाषा का मौखिक प्रकार है। तो लैंग्वेज के टाइप्स हो गए ओरल, रिटन और सिंबॉलिक, ये टाइप्स हैं। इसके अलावा कुछ सेंस में ये जाना जाता है कि
किसी भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि हमारे अंदर 3-4 स्किल्स होने चाहिए। 1-2 स्किल्स ऐसे हैं जो जन्म से ही हमारे साथ में है, जिसको हम इनेट कहते हैं। वो एबिलिटी हमारे अंदर जन्म से ही होती है, हमें लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं, और ना ही आप किसी बच्चे को सिखा सकते हो, दूसरे को नहीं सिखा सकते। वो ही लिसनिंग, यानी कि जो लिसनिंग है, सुनने की क्षमता होती है, सुनने की जो एबिलिटी होती है वो जन्म से ही हमारे साथ में होती है। आप किसी भी बच्चे को सुनना नहीं सिखा सकते कि भाई तुम ऐसे कान को पकड़ो और ऐसे करो तुम्हें सुनाई देगा, क्योंकि वो कुछ भी सुन सकता है। एक बच्चा रूम में खेल रहा है, आप पीछे से आवाज़ लगाओगे वो पीछे देखेगा, इसीलिए देखेगा क्योंकि मतलब आपने जो कुछ भी कहा उसके कान में गया, उसने सुन लिया। इसके बाद में आती है स्पीकिंग। स्पीकिंग को कुछ सेंस में एज अ लर्नर बन के सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किस माहौल में क्या बोलना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, वो बाद में सीखा जाता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद में बच्चा जो कुछ भी ध्वनियाँ बनाता है, कम से कम बोलना जन्मजात ही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कम से कम कुछ तो बोलेगा, बाद में उसको एक्स्ट्रा से क्या बोलना है सिखाया जाता है। इसके बाद में जो रीडिंग और राइटिंग है, ये दोनों इनेट नहीं होते हैं। रीडिंग और राइटिंग को हमें सीखना होता है। इसके अलावा इसके 2 पार्ट और हो गए, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, उनको वो दूर की बातें हैं। रीडिंग और राइटिंग इसीलिए हमारे पेपर में आता है क्योंकि ये इनेट नहीं होता है, ये हमारी लर्निंग एबिलिटी होती है। पेपर में लिसनिंग और स्पीकिंग कभी भी नहीं आता है क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास में है। पेपर के अंदर आने वाली चीज़ें हैं रीडिंग, जिसको आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हो, जो किसी भी पेपर का एक अहम हिस्सा होता है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आप जो कुछ भी पढ़िए, इंग्लिश के पेपर में आप 100% कम्प्रीहेंशन देखते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को जाना जाता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब हुआ आपके पढ़ने की दक्षता। यदि एक ठीक सेंस में कहूँ तो कम्प्रीहेंशन को भी फिर से सरकार ने अलग अलग तरीके से बांट कर, यानी कि पेपर अलग अलग तरीके से उसको बांट देता है। पारा जंबल से, क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इस प्रकार की चीज़ों से आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है, उसका इवेल्यूशन किया जाता है। तो ये बातें बात की है। ये मैंने जो कुछ भी बताई है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 एस्पेक्ट हुए, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, होल्ड ऑन फॉर सेकंड, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के अलावा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग भी इसके हिस्से हैं, लेकिन इन सभी को कंबाइन करके उन चीज़ों का इवेल्यूशन किया जाता है। चलिए, मैंने बताया इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि साउंड होना चाहिए, और वो साउंड होना चाहिए आपका मीनिंगफुल। यदि ये मीनिंगफुल नहीं है तो जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ वो आपको समझ नहीं पाएगा। इसके लिए मैं साउंड के बारे में एक बात अलग से बोल सकता हूँ कि ये किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश की नहीं, ये किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी ऑरल यूनिट होती है। यदि मैं आपको पूछ दूँ विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आप लेटर या वर्ण कहोगे। देखिए, लेटर या वर्ण कहोगे तो गलत है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी, मैंने ओरल यूनिट पूछी है। रिटन पूछता तो उस सेंस में ठीक होता कि आपने लेटर बता दिया तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे साउंड सिंबल होते हैं, इनकी अपनी रिटन फॉर्मेशन होती है। यदि मैं बात करूं मैं प की, तो आप इस लेटर को इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये प साउंड को बताता है। ये एक साउंड सिंबल है। इंग्लिश में 26 साउंड सिंबल्स होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था साउंड के बारे में, सिर्फ और सिर्फ साउंड के बारे में। हमारी इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि साउंड से आती है, और जो साउंड है ये सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा ऑरल यूनिट होता है, मौखिक इकाई होता है। इसके बिना लैंग्वेज पॉसिबल कैसे है? आपके मन के अंदर आइडियाज, थॉट्स, विचार तो है, लेकिन उनमें आवाज़ नहीं है। आपको करना क्या होता है? उन्हीं आइडियाज़, थॉट में आवाज़ डालनी पड़ती है, फिर आप उतने उस वोकल कोड से उन आइडियाज़ एंड थॉट को दूसरे लोगों तक डिलीवर करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया हुआ क्या? लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए ज़रूरी क्या हो गया? साउंड। इसीलिए साउंड को बोला जाता है। साउंड होता क्या, अभी मैंने बताया, किसी भी लैंग्वेज की ऑरल यूनिट होती है। किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी ऑरल यूनिट होती है। हाँ, सबसे छोटा इंग्लिश में तो लेटर ही होता है, क्योंकि मैं इसको और ज़्यादा कम नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा स्लो करके इसको वापस देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब धीरे चलेंगे तो चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें, इसमें और ज़्यादा बताने की ज़रूरत मैं जल्द में ही बताऊँगा। आपके पास में इतना नॉलेज तो होगा ही। आपके मन में कोई ख्याल या ख्वाब है? तो आप उसको मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ख्याल और ख्वाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ख्याल तो मुझे भी आते हैं, ख्वाब तो मेरे भी है, अपने सभी के पास में होते हैं, लेकिन ख्याल और ख्वाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ख्याल और ख्वाब में आवाज़ नहीं होती। ख्याल, ख्वाब, विचार, आइडियाज़ के अंदर आवाज़ होती तो आपके मन की बात बस मैं आपके पास में बैठा हुआ सीट पे जो व्यक्ति बैठा वो भी जान लेगा। और कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है यार, हमारे मन की बात है ना, हमारे मन की बात कोई समझ ले, ठीक है ना। वो ऐसा कि भाई शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको,
अब कहे बिना तुम समझ लो शायद। यानी कि ख्याल और ख्वाब से ये बताना चाहता हूँ कि भाई ख्याल और ख्वाब में आवाज़ नहीं होती है ना, तो आपके मन में आइडियाज़ जो थॉट आ रहे हैं ना, उनमें भी आवाज़ नहीं है। उनमें भी आवाज़ इसीलिए नहीं है कि यदि उसमें आवाज़ होती तो आपके मन की बात बिना कहे ही कोई जान लेता, तो फिर गड़बड़ होती ना। और आप भी यही चाहते कि हमारे मन की बात कोई नहीं जान ले। आप गाली देते हैं मन में तो कोई दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता। एक्चुअली गाली देने का सेंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ख्याल और ख्वाब में आवाज़ नहीं होती। आवाज़ होती तो कोई भी, इसीलिए हमें विचारों को आइडियाज़ को आवाज़ देनी पड़ती है, फिर मुंह से बोलना पड़ता है, तो उसमें साउंड आता है, जो कि साउंड 3 प्रकार का हो सकता है। प्यारे साथियों, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना लेटर, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी रिटन फॉर्मेशन है। रिटन की बात करूँ तो ये सबसे छोटी लिखित इकाई है, यानी इससे छोटा कुछ भी नहीं होता, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक बात आती है, हाँ, कई बार मैंने शॉर्ट्स वीडियोस के ज़रिए भी आपको बताई है, जो मैंने उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा आई और जे है उसके ऊपर ये जो डॉट लगा हुआ है, ये जो बिंदी लगी हुई है, इसको टाइटल कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इसको टाइटल प्रोनाउंस किया जाता है, कभी कभी इसको टाइटल प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन टाइटल होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर लेटर से छोटा तो ये होता है, ये तो इनके साथ में है ना, इनको टाइटल बोला जाता है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट है ना, उसकी वजह से। तो किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है वो लेटर है, ठीक है। और ये क्या होता है, साउंड सिंबल होता है, और इंग्लिश के अंदर 26 साउंड सिंबल होते हैं। अच्छा, इसकी बात यह है कि इसकी रिटन फॉर्मेशन कुछ, यदि मैं इस प्रकार से लिख दूं, यदि मैं पी को इस प्रकार से लिख दूं तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपनी स्क्रिप्ट में इस प्रकार से उचित तरीके से लिखना होगा, तब ये मीनिंगफुल होता है, ठीक है। अच्छा, ये मीनिंगफुल इसीलिए होता है क्योंकि, हाँ, आप ऐसे बोलोगे कि सर ये मीनिंगफुल कैसे हुआ, पी तो केवल एक लेटर ही है, और एक अकेले लेटर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, एक दो हो सकते हैं, जैसे आई का अर्थ में होता है, लेकिन सारे के सारे जितने कितने भी हैं उनके अपने अर्थ नहीं होते। लेकिन ये मीनिंगफुल इनको इसीलिए माना जाता है क्योंकि पी का मतलब प होता है, क्योंकि ये साउंड सिंबल है ना, अरे साउंड सिंबल है, पी साउंड सिंबल है और इसकी ध्वनि निकल रही है प, तो ये साउंड सिंबल की वजह से ये मीनिंगफुल हुआ। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये मीनिंगफुल होता है। सिर्फ मैं बस इतना ही लिख दूँ इसके बारे में, ये है एक साउंड सिंबल है, ठीक है ना। लेटर की बस डेफिनेशन यही होती है कि ये लेटर जो है हमारा एक साउंड सिंबल है, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर एंड इट इज ऑल्सो अ साउंड सिंबल विच प्रोड्यूस अ साउंड एंड मे बी मोर देन वन साउंड, क्योंकि इंग्लिश के अंदर 44 साउंड होते हैं। और साउंड सिंबल है कितने, साउंड सिंबल है कितने, जितने लेटर उतने साउंड सिंबल, यानी कि ये पी एक लेटर तो है ही, साथ साथ में एक साउंड सिंबल भी हुआ। ये साउंड सिंबल इसी प्रकार से हुआ क्योंकि इसकी ध्वनि कुछ ऐसी है। तो इंग्लिश के अंदर आपके 26 लेटर हैं, तो आपके साउंड सिंबल भी कितने हो गए, 26। और लेटर्स में तो आपके दोनों ही शामिल है, वावल भी शामिल, कॉन्सोनेंट भी शामिल। उन दोनों को मिला दे, उन दोनों को मिला दे तो ए से जेड का जो पूरा जो सेट है उसको अल्फ़ाबेट कहेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सरासर गलत है। 26 अल्फ़ाबेट्स तो होते ही नहीं सरकार। अल्फ़ाबेट के पीछे आप एस लगा दो, बन जाएगा क्या, अल्फ़ाबेट के पीछे एस लगाओ तो बन जाएगा लैंग्वेज, भाषाएं बन जाएगा। किसी भी शब्द के साथ में हम एस ऐड करते हैं तो या तो उसका बनेगा प्लूरल, प्लूरल नहीं बनेगा तो कुछ अनेक सारी ऐसी अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पीछे एस लगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। वाटर का मतलब होता तो पानी, पीछे एस लगा दो हो जाएगा पानी की हद, मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, ठीक है। तो लेटर हमारा एक साउंड सिंबल होगा। यदि इन्हीं का यदि मैं जिक्र करूं तो मेरे सामने एक इस प्रकार की फॉर्मेशन आती है कि ये जो कुछ भी है हमारे जितने कितने भी है ये अपने आप में 26 है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स जो है वो कितने हुए, 26। इनका भी अपना एक फिक्स दायरा है। इसके अंदर जो आपके 5 होते हैं वो तो हो गए आपके वावल्स, इनको वोवल्स नहीं बोला जाता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना। ओ की ध्वनि कभी कुछ और कभी कुछ और बन जाती है। यदि मैं आपके सामने लिखूं डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर लिखूं तो इसके अंदर ध्यान रखना यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे ओ की ध्वनि अ आ रही है। समझ पा रहे हो, इसको डॉक्टर बोला जाता है, कई बार डॉक्टर बोलते हैं लेकिन वो गलत है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है डॉक्टर। इसी प्रकार से हॉस्पिटल नहीं होता है, हॉस्पिटल होता है। अनेक प्रकार के शब्द हैं जिनको हम गलत तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। यदि हम उनको ठीक तरीके से प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे तो हम अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक भी होता रहेगा। तो यही ओ यहाँ पे आ का साउंड कर रहा है, यहाँ पे अ का साउंड कर रहा है, तो यह है वावल। तो यहाँ पे वावल है कितने,
यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है 5 वावल्स, आप इनको बोल के बता सकते हैं मेरे को? गुड, वेरी नाइस, यस, आपने पांचों ही स्वर बता दिए, ए ई आई ओ यू, ये है 5 स्वर, ये स्वर 5 है। इसके अलावा आपको कभी ये भी नजर आएंगे। देखिए डब्ल्यू और वाई को कहा जाता है, इनको सेमी वावल्स कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, या फिर 1 मिनट में अभी शॉर्ट में समझ लो। सेमी वावल्स इसीलिए कहा जाता है कि डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू इसका जो वास्तविक साउंड होता है वो वह होता है, जैसे हम कुछ वर्ड्स के अंदर देखते हैं, जैसे वूल, वाइट, वाइन, इन शब्दों में वह देखते हैं। तो जब डब्ल्यू की साउंड वह आ रही है तब तो ये कॉन्सोनेंट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कभी कभी डब्ल्यू की जो साउंड आती है, डब्ल्यू की साउंड आती है कभी कभी ओ। किस प्रकार के, आप कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ब्लो, फ्लो, क्रो, यहाँ पे डब्ल्यू की ध्वनि आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू की ध्वनि ओ आ रही है, जो कि हिंदी में हमारा एक वावल है। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू क्या कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा वावल। यहाँ पे क्या, इसमें क्या बन जाएगा, कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से वाई के बारे में भी कुछ ऐसा ही है, वाई की जो मूल ध्वनि वो यह होती है, युवराज सिंह, येलो, इसमें यह होता है। लेकिन आप कुछ शब्दों को देखेंगे, जैसे स्काई, फ्लाई, हाइड्रोजन, साइकिल, इन शब्दों के अंदर जब आप वाई को देख रहे हैं, इनमें जब आप वाई को देखेंगे, यहाँ वाई की ध्वनि क्या आ रही है, ई आ रही है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये क्या होता है, कभी कभी ये वावल बन जाता है, कभी कभी ये कॉन्सोनेंट्स बन जाता है। इसीलिए जो वाई और डब्ल्यू है, वाई और डब्ल्यू को क्या माना जाता है, सेमी वावल्स कहा जाता है। वावल्स हमारे इंग्लिश में कुल मिलाकर 5 हैं, ये 5 हैं, लेकिन ये कितनी प्रकार का लेकिन ये साउंड कितने प्रोड्यूस करते हैं, 20। ये वावल्स जो हैं 5, लेकिन कितने प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, 20। कैसे करते हैं सर, इसीलिए अभी मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे ये आ की ध्वनि निकालो, यहाँ पे अ की ध्वनि, यहाँ पे इसके अंदर देखो ये जो आई है, ये जो आई है ये 3 प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस करता है, ये ई, आई और अ। आपने एक वर्ड सुना होगा लाइक, लाइक के अंदर ये आई की ध्वनि देता है, सर्कल के अंदर अ की ध्वनि देता है। तो इसके अपने कुछ साउंड है, तो ये पांचों मिलकर 20 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स है इसके बारे में बता देता हूँ। कॉन्सोनेंट्स आपके कितने हो गए, 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ये दिखते कुछ इस प्रकार से। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये हैं आपके 21, लेकिन कितने साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, 24। और भी इनको आगे डिप्थोंग्स, मोनोथोंग्स इस प्रकार से बोला जाता है, लेकिन हमें इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, जल्दी से हमें नाउन शुरू करनी। तो कंप्लीट आपके जो कितनी हो गए साउंड, 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। अब 44 साउंड्स होते हैं, और मेरे पास में साउंड सिंबल 26, जिसको मैं लेटर भी बोल सकता हूँ। साउंड सिंबल्स मेरे पास में 26 है, जिनको मैं लेटर्स भी बोल सकता हूँ। लेटर के अंदर मेरे पास में वावल्स भी है, कॉन्सोनेंट्स भी है 26, लेकिन साउंड है 44। साउंड्स ज़्यादा क्यों, मैंने अभी आपको बता दिया। तो लेटर्स में शामिल इन 5 वावल 21 कॉन्सोनेंट्स को मिलाने से ए टू जेड जो सीरीज तैयार होती है, ए सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जे इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। और मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट यहाँ तक ही सीमित है, यहाँ ही ठीक रहेगा, अल्फ़ाबेट ही ठीक है, अल्फ़ाबेट्स करना गलत हो जाएगा। और इंग्लिश के अंदर आपकी एक ही अल्फ़ाबेट होती है, जिसका नाम है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना। अल्फ़ाबेट्स तो कभी कभी, तो फिर अल्फ़ाबेट्स बोला क्यों जाता है, कुछ लोग अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, वो कब बोला जाता है कि आप इंग्लिश के लेटर्स को लिखो और हर बार बीच में इस प्रकार की कोमा लगाओ, तो वो अल्फ़ाबेट्स की तरह नजर आते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग हो गए ना। लेकिन मैं इनको लगातार ऐसे लिखते रहूँ ABC बिना कोमा के, तो उन्हें लेटर्स बोला जाएगा, ये इनका अपना है। तो 26 लेटर्स के अंदर वावल्स और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, 26 लेटर्स के अंदर वावल्स और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। इन दोनों को मिलाने से हमारे सामने एक इस प्रकार का वर्ड बनता है। यानी कि मैं 1 मिनट इसकी बात करूँ, ये लिखा हुआ है वर्ड, लेटर को हमने जान लिया, इन्हीं लेटर के मिलने से हमारा क्या बनता है, वर्ड। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, एक वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि लेटर्स के मिलने से वर्ड बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या इतना ठीक है, क्या ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, बस इतनी ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो ये रहा आपके सामने, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये रहा ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या ये वर्ड बन गया,
क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? यदि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये वर्ड भी नहीं है। मैं इन्हीं लेटर्स को थोड़ा सा दाएं बाएं करूंगा, क्या पता कोई शब्द बन जाए। तो मेरे सामने आ रहा है ये शब्द, कैट। क्या कैट का अपना कोई अर्थ है? हाँ, ये एक एनिमल है। इन्हीं को हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं तो एक और नया शब्द हमारे सामने बनता है। सारे के सारे लेटर्स वापस आ रहे हैं ना इसके अंदर। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? एक्ट बन रहा है। तो एक्ट का मतलब होता है कानून। जब हम इसके पीछे TION सफिक्स करते हैं तो इसका क्या बनता है? एक्शन। एक्शन अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कैट का अपना ये कॉमन नाउन हो गई, ये वर्ड है क्योंकि इसका अपना मीनिंग है। ये भी वर्ड है, इसका भी अपना मीनिंग है। क्या इसका अपना मीनिंग है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हैं लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है तो इसको वर्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करना कैसे हुआ? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। इन्हीं वर्ड्स को यदि मैं साथ में रखूँ तो देखिए, लेटर से हमारी कौन सी फॉर्मेशन तैयार हुई? वर्ड। वर्ड से हमारी कौन सी फॉर्मेशन तैयार हो सकती है? सेंटेंस। वर्ड से हमारी कौन सी फॉर्मेशन तैयार हो सकती है? सेंटेंस। तो इसमें ऐसा है, इसकी डेफिनेशन आप मुझे बताएंगे पहले कि लेटर्स को मिलाने से, लेटर्स में शामिल वावल और कॉन्सोनेंट्स के मिलाने से वर्ड बना अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। ध्यान दें, इन वर्ड्स की भी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। इन वर्ड्स की भी अपनी कैटेगरी होती है। उन्हीं कैटेगरी के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन सेंटेंस के बारे में आप सबसे पहले मेरे को बताएंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है? अच्छा, सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा में आपको बताऊं कि ये दिखता कैसा है। यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए AEIOU, ये आपके वावल, ये सेमी वावल यहाँ पे लिखे, यहाँ से मैं बताता हूँ। देखिए, सेंटेंस की मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा, जरूरी क्या है इसके अंदर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस दिखता कैसा है। आप किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले उसमें क्या मिलता है? इसका एक अपना सब्जेक्ट होता है। इसका एक अपना सब्जेक्ट होता है जिसको और भी किस नाम से जाना जा सकता है? डूअर, ठीक है। जरूरत पड़ी तो इसके लिए हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमें इसके अंदर चाहिए मेन वर्ब। इसके बाद में पीछे जो कुछ भी हुआ वो हमारा अदर वर्ड होता है। सेंटेंस का जो सबसे लास्ट का हिस्सा, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हो, क्योंकि कभी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। इसके अपने अपने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन ये हुआ, ये दिखता ऐसा है, ठीक है। इसमें एक बात है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बस इतना ही नहीं है। एक सेंटेंस के अंदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अलावा यदि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूं, एक सेंटेंस के अंदर मीनिंग तो होना ही चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन उसका कंप्लीट एक अरेंजमेंट भी होना चाहिए। यदि उसका अरेंजमेंट गड़बड़ है तो फिर वो सेंटेंस भी नहीं है। मान लो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि जो हमारे घर के अंदर गेस्ट है, गेस्ट को काट के आम खिलाओ, तो ये गलत हो गया। मेहमान को काट के आम खिलाओ, तो ये इसकी फॉर्मेशन गलत हुई, ठीक है ना। इसको हमें शुद्ध करना होता है। मेहमान को काट दोगे तो फिर आम खिलाओगे किसको, ठीक है ना। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर इसकी पूरी कंप्लीट यही डेफिनेशन होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग and proper arrangement, a proper arrangement, a group of words with complete meaning and proper arrangement is called sentence, ठीक है। तो सेंटेंस की होगी डेफिनेशन। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए, इसके अंदर मीनिंग होना चाहिए, इसके अंदर वर्ड्स होने चाहिए, और ये कुछ इस प्रकार से नजर आता है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से जगह चाहिए मेरे को लिखने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स में अब ऐसी बात है कि ये सेंटेंस जो मैंने आपके सामने लिखा है,
एक सेंटेंस के अंदर मेरे को यदि एक सेंटेंस बनाना या फिर एक सेंटेंस है तो उसके अंदर एक ही कैटेगरी के वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक ही कैटेगरी के वर्ड से मैं एक कंप्लीट सेंटेंस को नहीं बना सकता। मान लो कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर मुझे नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। इनकी सहायता से सेंटेंस मैं उसकी सहायता से पूरा बता सकूंगा, क्योंकि केवल वर्ब के होने से सेंटेंस नहीं बनता। तो इन वर्ड्स की अपनी अपनी कैटेगरी होती है, मुझे सारी की सारी कैटेगरी चाहिए। क्योंकि वर्ड की जो कैटेगरी है यदि उसकी मैं बात करूं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है वो होता है, इनकी भी अपनी अपनी कैटेगरी है। तो एक होता है आपका नाउन, इसके बाद में हमारे सामने आता है प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारी वर्ड्स की कैटेगरी है। 4 और 4 8 हो गए। देखिए वर्ड्स की कैटेगरी को बोला जाता है POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा हमारे फंक्शनल ग्रामर का हिस्सा होती है। आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जब ग्रामर को पढ़ते हो तो इसके अपने अपने दो अलग अलग दायरे हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा वॉइस नरेशन टेंस को पढ़ा जाता है। एक होती है फंक्शनल ग्रामर, जिसमें हर एक वर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि वर्ड ये दिखने में कुछ भी हो सकते हैं और वर्ड में और सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे एक पेन का मतलब लिखना होता है, एक पेन का मतलब पेन होता है, ये मेरे जो हाथ में कलम लिखी हुई, एक पेन का मतलब होता है जैसे कि आई हैव ए पेन फ्रेंड, आई हैव अ पेन नेम, मेरा एक और नाम है। तो ये जो वर्ड दिखने में कुछ भी हो लेकिन अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त होते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये नंबर में, संख्या में पूरे कितने हुए आपके, ये 5 होते हैं। ध्यान रखना, इसके अलावा एक और होता है आर्टिकल, लेकिन उनको इनमें काउंट नहीं किया जाता है। हम उसके बारे में बाद में आगे अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आज जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारा नाउन होगा, लेकिन नाउन के अलावा भी नाउन एक वर्ड ही है, लेकिन इन वर्ड्स की अपनी अपनी कैटेगरी है, इनकी अपनी अपनी डेफिनेशंस है और इनके अपने अपने फंक्शंस है। यदि मैं नाउन की बात करूं तो इन्हें बोला जाता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, जिसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा। वे सारी विजिबल चीजें और इनविजिबल चीजें, आपके सामने जो कुछ भी चीज़ है, आप जिस रूम में बैठे हैं, रियल में तो मैं बताऊँ कि डेफिनेशन को जब तक आप अच्छे से समझते नहीं है तो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। यदि मैं इस प्रक्रिया को और ज़्यादा हार्ड बना दूँ और ऐसे ही बोल के छोड़ दूँ, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, आपने उसको सुना और पर्सन प्लेस थिंग दिमाग में आया और छोड़ दिया। सच में कहूँ तो ये नाउन है, ये डेफिनेशन ऐसे पढ़ो, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये तीनों नाउन है। मैं नाउन हूं, ये प्लेन सरफेस बोट ये नाउन है, आप नाउन हो। जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, वे सारी चीज़ें जो विजिबल है, वे सारी चीज़ें जो दिखती है और वे सारी चीज़ें जो दिखती नहीं, सबकी सब नाउन है। ऐसे समझो आप इसको। इस संसार में मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है जिसका नाम नहीं है अभी तक। वे सारी चीज़ें या 3 4 5 7 चीज़ें जिसका नाम नहीं है, आप मेरे को बता दो कि सर इसका नाम नहीं है। नाम है तो नाउन है, यदि नामकरण कर दिया तो वो नाउन बन गई। हमें विंड नज़र नहीं आती है, लाइट नज़र नहीं आती है। यदि किसी स्टूडेंट का ये कहना कि सर लाइट तो नज़र आती है, तो आप क्या देख रहे हो, ट्यूबलाइट देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, लाइट कहाँ है, उसको महसूस किया जाता है। ठंडक है ना, ठंडक दिखती नहीं है, महसूस की जाती है, ठीक है ना। हीट महसूस की जाती है, दिखती नहीं है। लव महसूस किया जाता है, हवा को महसूस किया जाता है, लेकिन वो नज़र नहीं आती है। तो दिखने वाली चीज़ भी नाउन, नहीं दिखने वाली चीज़ भी नाउन, ठीक है ना। और आगे मैं इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा। डेफिनेशन को रटते नहीं, उसको समझते हैं, तभी चीज़ें आसान होती है। नेमिंग वर्ड हो गया,
प्रोनाउन क्या होता है? इसका कार्य है रिप्लेसेस अ नाउन। ये एक नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करता है, उसके स्थान पे प्रयुक्त होता है। एडजेक्टिव की यदि मैं बात करूं तो ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज नाउन प्रोनाउन, इसको हम बोलेंगे सर्वनाम। एडजेक्टिव विशेषण। ध्यान दें, एडजेक्टिव कभी भी नहीं होता है। हम हमारी सुविधा के हिसाब से शब्दों को किसी भी प्रकार से ऐसे बोलते ही रहते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा। ध्यान दें, अनेक प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसकी ए और जे होता है उसके बीच के डी को नहीं बोला जाता है। और भी सारे शब्द हैं जिसमें कभी आर प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे दो शब्द आपके सामने यदि मैं आपको बताऊं, जैसे कि दो शब्द हैं इसके रिगार्डिंग, एक होता है आपका फ्रॉम, एक होता है फॉर्म। इसको यदि आप ठीक से देखेंगे, इसको यदि आप ठीक से देखते हैं तो आर के बाद में यहाँ पे वावल है, आर के बाद में यहाँ पे वावल है, तो आर को खुल के बोल सकते हो फ्रॉम। यहाँ पे आर के बाद में कॉन्सोनेंट्स आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आर के बाद में एम यहाँ पे लास्ट में आया, और भी सारे और भी वर्ड है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर देखिए आप, आर के बाद में कॉन्सोनेंट्स आ रहा है। यदि शब्दों में आर के बाद में यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उस आर को नहीं बोला जाता, उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। इसको बोलोगे फ्रॉम, इसको फॉर्म नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे फॉर्म, क्योंकि कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो ये सब कुछ सीखने सिखाने की कला होती है, यानी कि स्पेलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे। तो ए और जे के बीच के डी को नहीं बोला जाता। एडजेक्टिव करता क्या है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसके बाद में हमारे सामने है वर्ब। ये आपका एक एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन को शो करता है, सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिया। इसके बाद में एडवर्ब, ये क्या करता है? क्वालिफाइज अ वर्ब। ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? क्रिया विशेष्य। क्रिया विशेषी। इसके बाद में हमारे सामने तीन और हैं, जिसके अंदर एक है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। देखिए सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ, इंटरजेक्शन के बारे में। वैसे इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोला जाता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको इसीलिए नहीं पढ़ेंगे, जब मैं आपको नरेशन करवाऊंगा आगे, तो नरेशन के अंदर सेंटेंस टाइप्स के अंदर आपके सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें इंटरजेक्शन की जरूरत होती है, उसको तब पढ़ा जाता है। प्रपोजिशन की यदि मैं बात करूं तो यह होता है एक रिलेटिंग वर्ड, जो कि संबंध बताता है। एक रिलेटिंग वर्ड होता है। कंजक्शन की बात करूं तो ये जोड़ने का कार्य करता है। इसको हिंदी, प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं, आप बताएंगे मेरे को, प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ये चीजों के संबंध बताता है, इसको कहते हैं संबंध सूचक या संबंध बोधक के नाम से जाना जाता है। कंजक्शन देखिए मुख्य रूप से ये आपके सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट को, वर्ब को जोड़ता है। तो जोड़ने का कार्य हुआ, सब्जेक्ट को जोड़ा राम एंड श्याम, वर्ब को जोड़ा आई राइट एंड स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक एंड राइट इंग्लिश, इस पर वर्ब को भी जोड़ता है। एडजेक्टिव को भी जोड़ता है, महाराणा प्रताप वाज ब्रेव एंड बोल्ड, इस प्रकार से एडजेक्टिव को भी जोड़ता है। ये सेंटेंस को भी जोड़ता है, ही केम टू मी एंड गेव मी ए बुक, सेंटेंस को भी जोड़ता है। तो मेन लेवल पे इसका काम क्या हो गया? जोड़ने का कार्य। इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हो। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? योजक शब्द या एक संयोजकी बात है, ठीक है। इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये क्या बताता है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड।
ये क्या करता है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी कि ये अचानक से आने वाली जो फीलिंग्स होती है उनको शो करता है। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे टीच करवा रहा हूँ और ये कैमरा यहाँ से गिर जाए तो मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा फिर वो वही निकलेगा कि ओह माय गॉड। ओह, मैं कैमरा गिर जाने पे ऐसा नहीं बोलूँगा कि वाह, ऐसा बोलूँगा तो फिर अपना ही नुकसान है। मैं कैमरा तोड़ने के मूड में नहीं हूँ। जब ये गिरेगा तो मेरे मुंह से जो कुछ भी सडन फीलिंग आएगी वो कौन सी हो जाएगी, ओहो होगी। ये जो ऐसी जो मतलब जो भाव होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन में रखा जाता है। अब मैं आप ही से पूछता हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे मैंने जो कुछ भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये एक बेसिक ही है। अब आप मेरे को बताओ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हुए 8, इसमें से सबसे पहले कौन पढ़ा जाना चाहिए। मान लो मैंने नाउन शुरू किया है, मान लो मैंने नाउन शुरू किया तो मैं इन सभी में से सबसे पहले कौन सा पढ़ूंगा। चलिए एक बार देखते हैं। नाउन अपने आप में एक नेमिंग वर्ड हुआ, नाउन अपने आप में एक नेमिंग वर्ड हुआ। अब नाउन को रिप्लेस करने का कार्य प्रोनाउन करता है, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन मैं तब पढ़ूंगा जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। जब नाउन होगी तो मैं उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन पढ़ूंगा। नाउन होगी नहीं तो मैं प्रोनाउन को क्यों पढ़ूंगा, नाउन होगी नहीं तो ये प्रोनाउन रिप्लेस किसको करेगा, ठीक है ना। तो इसको हमें बाद में पढ़ने की ज़रूरत है। यदि एडजेक्टिव की बात करूँ तो ये मुख्य रूप से जो नाउन और प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई करेगा, इसीलिए हमें नाउन और प्रोनाउन को पहले पढ़ने पड़ेंगे, फिर हम एडजेक्टिव तो पहुँचेंगे। वर्ब की यदि बात करूँ तो एक किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एक्शन को शो करता है। एक्शन को तभी शो कर पाएगा जब सब्जेक्ट होगा अंदर, और सब्जेक्ट बनने का कार्य कौन करता है। हमारे पास में सब्जेक्ट होने के लिए ज़रूरी क्या है, पहले तो ये बताओ आप मेरे को। भाई मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बनेगा कौन, या तो नाउन बनेगी, नाउन नहीं बनेगी तो प्रोनाउन बनेगा, या फिर कोई जेरेंड आएगा, इन्फिनिटिव होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बाद की बात है। तो सबसे पहले हम नाउन प्रोनाउन है ही नहीं तो फिर एक्शन करेगा कौन, उसी के लिए वर्ब आती है। जब ये दोनों है ही नहीं तो इसको भी बाद में पढ़ने की जरूरत है। अब एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को। वर्ब है ही नहीं, क्वालिफाई करेगा किसको, इसको रखो साइड में। प्रेपोजिशन हमारे सामने है। प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था कि ये रिलेटिंग वर्ड है, ये नाउन और प्रोनाउन को रिलेशन में शो करता है। ये नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी बाद की बात है। कुल मिलाकर हमें नाउन प्रोनाउन पहले पढ़ने की ज़रूरत होती है। कंजक्शन का तो अपना दायरा ही अलग है। कंजक्शन चीज़ों को जोड़ता है, जब चीज़ें होगी तो जोड़ेगा। कंजक्शन को लेते ही क्यों है, जोड़ने के लिए। एंड का क्या काम है, एंड किसी लिए रखूँगा मैं, एंड राम एंड श्याम, जोड़ने के लिए, तब तक वो चीज़ तो सिंगुलर ही है, ठीक है ना। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये सारा जानने के बाद में मुझे बस एक ही आइडिया आता है कि मुझे जो कुछ भी पढ़ना है मुझे सबसे पहले नाउन पढ़नी होगी। सबसे पहले मुझे नाउन को पढ़ना होगा। नाउन के बाद में हम धीरे धीरे ये सारा सफ़र है जो तय करेंगे, और सीखने सिखाने की ये जो बात है हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने का जो चैप्टर हुआ, सबसे पहले डिस्कस करने की बात है वो नाउन है। अब नाउन का भी मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले हम जानेंगे नाउन के बेसिक्स के बारे में, नाउन इंट्रोडक्शन, नाउन कैटेगरी, नाउन काइंड्स, नाउन टाइप्स। इसके बाद में अलग अलग नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन के लिए ज़रूरी होता है कि नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है, नाउन का केस होता है। इन सभी से पहले जानना होगा कि नाउन है क्या, इसको पढ़ते क्यों, और इसके बारे में पूरा का पूरा सब का सब डिटेल में डिस्कस करेंगे।